नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं एक लॉयर हूँ। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरी बात हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन मेरा अनुरोध है फिर भी आप सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है मेरी बात आपके लिए। हमारे संसद का मानसून सत्र जो अभी समाप्त हुआ है, उसके आखिरी दिन के बारे में आप सबको पता ही होगा। आपने टेलीविजन पे, न्यूज पे, फोन पे आपने देखा होगा। सरकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं, उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे, और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा। और अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में भी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर भी ये कहा कि हम देश के सारे वकीलों को आह्वान करते हैं, कानून के जानकारों को आह्वान करते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण बिल पर अपना महत्वपूर्ण सुझाव राय सरकार को दें। और अब ये कुछ न्यूज आने लगी है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इन तीनों बिल पर अपना कुछ रिकमेंडेशन सरकार को दिया है। अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने ये पॉइंट नोट किया होगा कि जो लॉ कमीशन ने कुछ सुझाव जो दिया है सरकार को, उसमें जो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आने के लिए प्रस्तावित है, उस पर कोई सुझाव नहीं है। क्या ये ड्राफ्ट इतना अच्छा है कि इसमें कोई सुझाव, किसी भी तरीके का बदलाव की जरूरत नहीं है? क्या ऐसा है कि एकदम पूरा परफेक्ट है ये ड्राफ्ट? चलिए, इस चीज को समझने के लिए हम जो अभी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के कुछ सेक्शंस को मैं आपको बताना चाहूंगा। सेक्शन 114A, इसके नंबरिंग से ही लग रहा होगा कि ये पहले नहीं रहा होगा जब ओरिजिनल एविडेंस एक्ट इनेक्ट किया होगा अंग्रेजों ने, तब ये बाद में अमेंडमेंट के थ्रू, वो 90s के दौर में ये सारे अमेंडमेंट आए, तो उसमें ये कहा गया कि अगर कोई वुमेन किसी पर रेप का चार्ज लगाती है, तो रेप के लिए 2 एलिमेंट होता है कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स होने चाहिए और कुछ उस टाइप की चीजें, और दूसरी कि वो कंसेंट से नहीं होनी चाहिए, यानी सहमति से नहीं होनी चाहिए, वो जोर जबरदस्ती होती है, तब वो कंस्टिट्यूट होगा चार्ज रेप का अंडर 370
6 ऑफ आईपीसी। अगर ये एस्टेब्लिश होता है कि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वुमेन के साथ, और वुमेन ये स्टेट करती है कोर्ट के सामने कि मैंने कंसेंट नहीं दिया था, मेरी सहमति नहीं थी, मेरे साथ जोर जबरदस्ती हुआ है, तो ये कोर्ट मान कर चलेगा कि उसके साथ जोर जबरदस्ती हुआ है, और ये जो एक्यूज्ड है उसको प्रूफ करना पड़ेगा, कि साबित करना पड़ेगा कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे करके, साक्ष्य दे करके कि नहीं ये सहमति से हुई है, ये जोर जबरदस्ती से नहीं हुई है। आपने ये हमेशा कई बार, अब तो हर प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी कोर्ट की प्रोसीडिंग अवेलेबल रहती है, लाइव स्ट्रीमिंग भी और रिकॉर्डेड भी। उसमें आपने देखा होगा कि जब एंटीसिपेटरी बेल जो 376 के चार्ज के अंदर, रेप के अंदर जो सीक करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो वो कोर्ट में जो जजेज हैं वो ये देखते हैं कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 164 के अंदर जो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं उसमें क्या है, उसमें उन्होंने क्या स्टेट किया है जो विक्टिम है वो। अगर उसमें कहा है कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती हुई, मेरे कंसेंट नहीं था, या कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस निकलता है, तो वो जज है वो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करते हैं। उसकी वजह यही है, यही सेक्शन है कि अगर वो स्टेट करती है कि इसमें मेरा कंसेंट नहीं था, मेरी सहमति नहीं थी, तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि उसकी सहमति से ये नहीं हुआ है। आप ये कहेंगे क्या बात कर रहे हैं। हमारे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक फेमस डॉक्ट्रिन चलता है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी कि जब तक कि ये साबित नहीं हो जाता कि आपने ये किया है, ये अपराध किया है, तब तक आपको अपराधी नहीं माना जाएगा, आपको निर्दोष माना जाएगा। ये तो आप कुछ और ही कर रहे हैं। थोड़ा सेंसेबली आप इस चीज को सोचिए कि इस तरीके के जो क्राइम है, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, रेप के हैं, वो यूं ही पब्लिक प्लेस में नहीं होते, वो चार दीवारी के भीतर में होते, वो अकेले में होते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि वहां पे एक इंडिपेंडेंट कोई एक थर्ड पार्टी वहां गवाह रहे कि हाँ इसके साथ ये चीजें जबरदस्ती हुई है। और दूसरी बात, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो ठीक है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये तो हर कोई मानेंगे कि पेट्रियार्की है, और ये तरह के ऑफेंसेस टैबू की तरह देखे जाते हैं, और जो विक्टिम है उसी को और तकलीफें बढ़ जाते हैं। सोशल बाइकआउट के मैरिज में, अपने रिलेशनशिप में, तमाम तरह की चीजों में लोग उसी को ब्लेम करने लगते हैं कि ये प्रोवोक किया की होगी, या तमाम तरह की चीज। इसी की वजह से तो बहुत सारे रेप केसेस रिपोर्ट नहीं होते। तो और हम उस विक्टिम पे डाल देते हैं कि तुम ही प्रूफ करो, तुम ही कहीं से गवाह लाओ। ये कितने ड्रकोनियन लॉ हो गए कि ये कहा जाए कि तुम्हारे साथ रेप हुआ है उस औरत से, और कहा जाए कि तुम कोई मर्द मतलब ये गवाह लाओ। वो आपको ये लगता है फिजिबल ये करना? उसके लिए और मेंटल टॉर्चर है कि नहीं, कि उसके साथ एक तो अपराध हुआ ही, किसी ने जाति की है, और उस पर कानून व्यवस्था भी उससे जाति करे। तो ये प्रोविजन डाला गया एविडेंस एक्ट में, साक्ष्य अधिनियम में, कि अगर वो एक कहती है कि हमारे साथ कंसेंट के साथ ये चीजें नहीं हुई है, तो मान लेगी कोर्ट, ये कोर्ट शैल प्रिज्यूम, यहाँ कोर्ट में प्रिज्यूम की बात नहीं है, कि कोर्ट मानेगी, कोर्ट की भी इच्छा नहीं है, कोर्ट मानेगी कि अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और ये कहती है कि उन्होंने ये कंसेंट नहीं दिया था, तो कंसेंट नहीं दिया था। इसी तरीके का और दूसरे सेक्शंस है जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में है, डॉरी डेथ से रिलेटेड, कि अगर कोई वुमेन है, अगर वो मैरिज के 7 सालों में उनका कुछ अननेचुरल डेथ हो जाता है, और ये अगर एस्टेब्लिश होता है कि उस डेथ से, अननेचुरल डेथ से पहले उसे डॉरी के लिए टॉर्चर किया गया था उसके हस्बैंड या उसके फैमिली के द्वारा, तो कोर्ट ये प्रेज्यूम करके चले, वो मानेगी कि ये आपने डेथ कॉज किया है, ये हस्बैंड ने डेथ कॉज किया है, या उसके परिवार वालों ने जिसने टॉर्चर इसको दहेज के लिए कर रहा था वो इसके डेथ में शामिल है, वो डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो डेथ कॉज किया जाएगा, माना जाए। देखिए ये भी समझिए, इसमें ये भी इसीलिए जरूरी कर दिया गया
जैसे कि ये 376 में था कि वहां कौन से तीसरे विटनेस को लाया जाए, ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था ज्यादातर मामलों में। तो यहाँ भी वो जो डॉरी की वजह से जो डेथ होगा, कोई आग लगा के मर जाएगी या किसी और अननेचुरल डेथ से या जहर खा के, वो तो पेरेंट्स के घर में तो ऐसा नहीं ही होने का संभावना है। वो तो हस्बैंड या हस्बैंड के पेरेंट्स या हस्बैंड के साथ जहाँ रही वो वहां ही ज्यादा संभावना है ना। तो वो वहां के लोग, हस्बैंड के घर के लोग या उसके अगल बगल लोग उसके अपने पड़ोसी को, अपने परिवार को, अपने बेटे को या कोई अपनी माँ को फंसाएगा? नहीं फंसाएगा। तो ये एक नेचुरल ऑब्वियस एक जरूरत है कि इसकी लायबिलिटी हम जिसके घर में मरा है नेचुरल डेथ से, ये एक कॉमन चीज नहीं है। तो क्यों ना हम उसी पे जिम्मेदारी डाले कि यार तुम प्रूव करो कि हम तुमने इसको नहीं मारा है। अगर हम प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के अगर चक्कर में रह जाए, हम सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की के ही परिवार पर छोड़ दे या जिस लड़की को साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ हम लड़की पे ही हम पूरा बोझ डाल दे, तो ये अन्याय नहीं होगा तो क्या होगा? हमें अपने सामाजिक व्यवस्थाओं को भी देखना पड़ेगा अगर हम अपने कानून को बना रहे हैं। तो मैं ये एक्सेप्शन तो नहीं कहूंगा कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का ये एक्सेप्शन है, बल्कि मैं कहूंगा एक डायनामिक तरीका है हम इस डॉक्ट्रिन को इस्तेमाल करने के लिए। ये जो सिद्धांत है ये लोगों को न्याय दिलाए, ना कि इसके चक्कर में अन्याय हो जाए। यहाँ तो मैंने कहा कि कुछ सेक्शन में कोर्ट के पास ये जिम्मेदारी डाल दी गई कि आप ये मान के चलोगे कि इसने किया, अगर ये चीजें एस्टेब्लिश हो जाती है तो। और कोर्ट के पास ये भी कानून चॉइस देती है कि कोर्ट चाहे तो मान सकेगी और सारे स्थिति को देखते हुए कि ये चीजें किया। हम जरूरत को देखते हुए कोर्ट को ये आजादी देते हैं कि कुछ चीजें कोर्ट मान सकती है खुद से या मानेगी ही, दोनों चीजें होती है। किसी मामले में जैसा सिवियरिटी होता है कि कोर्ट मान सकती है अपने विवेक के हिसाब से या मानेगी ही, वहां विवेक का चॉइस नहीं है कि ये चीजें मानेगी कि ये चीजें अक्यूज ने किया है और इसे प्रूव करो, अगर नहीं प्रूव करोगे ये अपराधी हो जाएंगे। मैंने ये कहानी क्यों सुनाया, इसी तरीके का एक सेक्शन और लॉ कमीशन ने बहुत पहले 1985 में ही रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि एक सेक्शन आप डालें 114A के बाद 140B, जिसमें कस्टोडियल डेथ के बारे में था। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था, कस्टोडियल डेथ की केसेस हुए थे, उसमें बताया था। तो उसी से इंस्पायर होके एक रिपोर्ट दी, 113वीं रिपोर्ट गवर्नमेंट को लॉ कमीशन ने। उसमें कहा कि अगर किसी पुलिस के कस्टडी में अगर कोई कस्टोडियल डेथ हो जाती है या किसी को कस्टोडियल टॉर्चर होता है, किसी को कस्टडी में हर्ट होता है, और अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है जो टॉर्चर या जो डेथ हुआ है वो कस्टडी के दौरान ही हुआ होगा, कस्टडी में लेने से पहले नहीं हुआ है, बाद में ही हुआ है, कस्टडी के दौरान हुआ है, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम नहीं है। यहाँ जैसे था कि कोर्ट मानेगी, यहाँ कोर्ट में प्रिज्यूम था। उन्होंने कहा था कि कोर्ट ये मान सकती है अगर चाहे तो अपने विवेक के हिसाब से कि कस्टोडियल डेथ पुलिस ऑफिशियल नहीं किया है, यानी कि पुलिस ऑफिशियल पे जिम्मेदारी था कि आप साबित करो। अगर कोर्ट चाहे तो, जरूरी नहीं था कि आप साबित करो कि ये कस्टोडियल डेथ आपने नहीं करी है, ठीक है। अदरवाइज ये माना जाएगा कि आपने ये कस्टडी में डेथ हुआ है इस पर्सन की, या आपने इसको टॉर्चर किया है या कोई हर्ट चोट पहुंचाई इसे। लेकिन इतने समय बीत गया ना, किसी सरकार ने, जो अभी हमारे पास एविडेंस एक्ट चल रहा है जो कि अब पुराना होने वाला है कुछ समय बाद, जबकि सरकार नए वाला एक्ट पास करेगी तब और लागू होगा तब उसमें भी अमेंडमेंट करके किसी ने, सरकार ने नहीं डाला। और ये जो नया अधिनियम आया है जिसको कहा गया है कि हम अंग्रेजों के कानून को, एविडेंस एक्ट तो है ही है, सीआरपीसी अंग्रेजों के समय का नहीं है, वो था तो बाद में एक सीआरपीसी हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ही बनाया गया जो कि अभी चल रहा है। तो ये अंग्रेजों के कानून को तो बदल रहे हैं आप अपना कानून ला रहे हैं, ये नेशनल स्वाभिमान की तो बात है। लेकिन इसमें एक ये बुनियादी चीज, आपको नहीं लगता है कि ये जरूरी है कि अगर किसी पुलिस के कस्टडी में कोई मरता है, किसी को कोई ग्रेवियस हर्ट होती है, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है ना? वो क्यों ना हम
पुलिस पर ही ये जिम्मेदारी दे जो उसको कस्टडी में जिसका था, क्योंकि वो उसका कंट्रोल है, उसकी सारी एक्टिविटी वो कंट्रोल कर रहा है। वो कब खाएगा, अगर व्यवहारिक तरीके से सोचे, मैं वो लॉ की किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यवहारिक तरीके से अगर कोई पर्सन कस्टडी में होता है, आमतौर पे जो आम लोग हैं, तब उस खाएगा पिएगा, किससे मिलेगा, या उसको कितनी पिटाई होगी या नहीं होगी, क्या पूछा जाएगा, सब तो पुलिस के कंट्रोल में। अगर आपके कस्टडी में आप उसका हर चीज कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप पर ये जिम्मेदारी क्यों ना डाला जाए? ये तो जायज बात है। लेकिन ना ये नए कानून में सरकार ने वो सेक्शन जोड़ा, ना कोई इसकी चर्चा चल रही है, ना आप पहले को तो आपको पता ही है कि सरकार ने अमेंडमेंट करके नहीं डाला। कितने साल हो गए, यानी कि 85 में ही करीब आया था वो लॉ कमीशन का सजेशन, तो इधर करीबन 38 साल से ज्यादा हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि अगर पुलिस के कस्टडी में अगर कोई डेथ होती है तो वो पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस के कस्टडी में किसी को कोई चोट पहुंचती है या कुछ ज्यादा होता है और ये प्रूफ एस्टेब्लिश कर दिया जाता है कि ये उसी दौरान हुआ है, तो उसी पर जिम्मेदारी डाला जाए कि आप ये डिस्प्रूव करो कि आपने नहीं किया है, अगर बचना है तो। ये अगर आपका हाँ है कि नहीं ये होना चाहिए, तो आप लोगों को एक्टिव होना चाहिए, आपको सरकार से बात करनी चाहिए। ये जो हमारा जो मैसेज है, ये वीडियो है, लोगों के साथ बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए। गवर्नमेंट को, लॉ कमीशन को या दूसरे संस्थानों को, इंस्टीट्यूशन को, इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, उसको आपको लेटर्स लिखने चाहिए। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई आवाज उठा रहा है। मैंने यूट्यूब पर 113वीं जो रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, मैंने उसके बारे में सर्च किया और तमाम तरह के लॉ कमीशन की रिपोर्ट का चर्चा जो एजुकेशनल वीडियो पर या अदरवाइज भी अवेलेबल है, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। मैंने कोई रिसेंट का कोई वीडियो बहुत नीचे तक मैंने स्क्रॉल करते गया, नहीं मुझे मिला। यानी कि इसके बारे में कोई जब बात ही नहीं कर रहा तो सरकार क्यों डाले? इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके देखिए कुछ लोग कह रहे होंगे कि आप पुलिस का हाथ बांध रहे हैं, फिर वो इन्वेस्टिगेशन कैसे करें? देखिए थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर हम पुलिस के कस्टडी में कस्टोडियल डेथ की बात करें तो 2001 से 20 तक, इन 20 सालों में सरकारी आंकड़ों की ही बात करें तो 1888 लोगों की मौत होगी, और उसमें से जो किसी अपराध के होने पर जो पहला चरण होता है केस का रजिस्टर हो पाना, तो 893 मौकों में ही केस रजिस्टर हो पाया है, और उसमें भी 398 पुलिस वालों पर ही चार्जशीट हो पाया, और उसमें भी सिर्फ 26 पुलिस वालों का कन्विक्शन हो पाया। एक लोग को अगर गिरफ्तार कर पुलिस लाती होगी और अगर पुलिस वाले अच्छे नहीं हैं तो कम से कम 1, 2, 3 कांस्टेबल, एएसआई, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर तो उसके टॉर्चर में शामिल रहते ही होंगे, 3, 4, 5 लोग। लेकिन फिर भी 1888 लोगों की मौतें हुई और सिर्फ 26 लोगों की सजा हो पाई। क्या ये लग रहा है कि न्याय हो रहा है लोगों के साथ? और मजे की बात और देखिए कि 1888 में से 1185 लोगों की जो मौत हुई वो पर्सन नोट ऑन रिमांड थे। यानी कि आप जानते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और हमारे संविधान में भी आर्टिकल 22 में ऐसा लिखा गया है कि अगर कोई पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है, और मजिस्ट्रेट ये तय करता है कि इसे जुडिशियल कस्टडी जेल में भेज दिया जाए या ज्यादा पूछताछ करने के लिए इसे पुलिस के कस्टडी में भेजा जाए। तो पुलिस के कस्टडी में जो भेजा जाता है उसी को रिमांड पर लेना कहते हैं। तो मजिस्ट्रेट ने 1185 लोगों को रिमांड पर नहीं भेजा था, बस अरेस्ट करके लाए थे और उसको टॉर्चर किया और वो मर गए। 1888 में से 1185 लोग ऐसे ही थे, और सिर्फ 703 लोग ऐसे थे कि जो पर्सन को रिमांड पर मजिस्ट्रेट ने भेजा और वो मर गए, और 703 लोगों को मजिस्ट्रेट ने रिमांड पर पुलिस को दिया था और तब उनके कस्टडी में मरे। अब आपको लगता होगा कि ये तो आप 2020 की डेटा बता रहे हैं, ये शायद अब सुधार आया होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता।
मैं आपको जो हमारे होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जो ऑफिशियल डेटा उपलब्ध है, मैं वही साइट कर रहा हूँ। वो एक सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने जवाब दिया कि 2020 में 100 लोगों की मौत हुई कस्टडी में और 2021 में 175 लोगों की मौत हुई और फिर 2022 में 164 लोगों की मौत हुई। क्या आपको लग रहा है कि अब हमारे समाज में कस्टोडियल डेथ घट रहे हैं कि कंसिस्टेंटली कमोबेश उतना ही कस्टोडियल डेथ आज भी आप हमारे समाज में हो ही रहा है? ये आखिर ऐसा क्यों होता है? जरा सोचिए कि ये जो डेथ होती है कस्टडी में होती है, चार दीवारी में ये भी होती है, पुलिस स्टेशन के अंदर होती है, पुलिस स्टेशन गार्डेड होता है आर्म पुलिस वालों से, और उसमें उसके पास क्या ऑप्शंस है जिसके फैमिली मर गए हैं? मेडिकल रिपोर्ट या फोरेंसिक रिपोर्ट पर भी हम कम आशाएं हैं कि वो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, यानी पुलिस को पुलिस करना इतना आसान नहीं होता। मेडिकल रिपोर्ट में ही अगर कुछ बातें सामने आ जाती है तो ये बड़ी बातें हैं, और उससे अगर कन्विक्शन हो जाए तो क्या करना, यानी कि जंग जीत लिया हमने। तो ये जरूरी नहीं है हम रेप में ये चीजें लगा रहे हैं, जबकि उसमें सेल्फ प्रोज्यूम है कि कोर्ट की बातें मन नहीं चलता, विवेक कोर्ट को मानना ही पड़ता है। डॉरी डेथ में कर रहे हैं और दूसरी चीजों में कर रहे हैं, तो हमें यहाँ भी ये चीजें करनी चाहिए। आप जरा सोचिए कि ये जो कस्टोडियल डेथ है, क्या कोई ऐसा अन्याय नहीं हो रहा है जो जिसके परिवार मर गए हैं उनके पास कोई ऑप्शन है कि वो इफिशिएंटली इस चीज में न्याय पा सके? देखिए, पुलिस इसका जो बोल रहा है कि पुलिस का हाथ बांध देंगे आप ये सेक्शन जोड़ करके, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई आदमी पुलिस कस्टडी में मरेगा तो कॉर्पस तो उसी के पास है, क्योंकि एक सिक्योर जोन में मरा है, वो एक कंट्रोल्ड है उन्हीं लोगों के द्वारा, आर्म हथियार उनके पास, तो वो कॉर्पस उन्हीं के पास है। तो अगर वो मरा है, तो अगर वो लग रहा है कि नहीं ये हमने नहीं मारा है और ये गलती से या कोई बीमारी थी हार्ट अटैक से आके या कुछ से मर गया है, अगर ऐसी बात है, तो वो तुरंत क्या करेंगे? उनके पास सहूलियतें हैं, उनके पास ऑप्शन है क्विक एक्ट करने का, और उनको करना भी चाहिए। वो तुरंत पोस्टमार्टम कराएंगे, तुरंत फोरेंसिक एक्सपर्ट को टीम को वहां करके एविडेंस इकट्ठा करवा देंगे, डॉक्टर से वो पोस्टमार्टम करवा देंगे फोरेंसिक डॉक्टर से, और वो सारे रिपोर्ट आ जाएगी। तो उनके लिए आसान नहीं है बच के निकलना। अगर हम उन पे ये जिम्मेदारी साइल वाला भी अगर डाल दें कि नहीं नहीं आपको दोषी हम मानेंगे ही, आपको तो पूरे पक्का पक्की प्रूफ करना पड़ेगा, कोर्ट के विवेक पर नहीं चलेगा। यहाँ कम से कम तो हमें इतना तो देना ही चाहिए कि कोर्ट अगर जिसको लगे कि नहीं मामला गड़बड़ है, तो कोर्ट के पास ये आजादी हो कि कोर्ट मान सके कि आप को हम मानते हैं कि आपने ये डेथ कॉज की है, आप इसके अगेंस्ट में इसको डिस्प्रूव करो, इसमें क्या बुराई है? अगर आपको लगता है कि कस्टोडियल डेथ में पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, तो आप इस मैसेज को स्प्रेड कीजिए, ताकि ये जो नए एक्ट आ रहे हैं इसमें सरकार सिर्फ ये अंग्रेजों के जमाने के कानून को हम खत्म कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखाने वाली बात नहीं रहे, बल्कि अंग्रेजों के जमाने का जो एटीट्यूड है पुलिस का, टॉर्चर करने का, लोगों पे हावी होने का, ये थोड़ा मॉड्यूलेट हो, थोड़ा कंट्रोल हो, ठीक है, थोड़ा कम उसमें कमी आए, लोगों की तकलीफें थोड़ा सा कमे, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि ये सेक्शन ये डाला जाए, है ना। तो इसके लिए आपको ये आवाज उठाना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये सरकार इस पर डाल पाएगी। अदरवाइज आप देख ही रहे इतने सालों से ये रिकमेंडेशन पड़ा ही वही है। धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरा चैनल नया है और जो मिनिमम रिक्वायर्ड सब्सक्राइबर बेस जो होना चाहिए वो भी नहीं है, तो प्लीज मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके अपना कीमती सुझाव देंगे।